हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेशन 4 ऑफ आवर चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, क्या-क्या फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं और उसका इंपॉर्टेंस। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने ऑलमोस्ट टोटल कवर कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक में जब हम आ रहे हैं तो वी विल कवर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये भी एक तरीका है जिससे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हाँ, इसको समझने के लिए हम लोग को एक चीज क्लियर रखना होगा कि परसेंटेज मेथड जो इससे पहले हम लोगों ने सीखा है और ये जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, ये बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। हम लोग मैथ्स के जैसे इसको नहीं सोचें कि इस सम का उस मेथड में ये आंसर आया था तो इस मेथड में अलग आंसर क्यों आ रहा है। दोनों अलग अलग मेथड है। एक ही पर्टिकुलर अगर सिचुएशन में लूं, उसको अगर परसेंटेज मेथड से कैलकुलेट करो तो उसका एक अलग आंसर आएगा और उसी को अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करें तो अलग आंसर आएगा। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि अगर एक ही सिचुएशन का दोनों मेथड में अलग अलग आंसर आए तो। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, price elasticity of demand for a commodity can be measured with the help of total outlay or total expenditure method। तो बोल रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसी भी कमोडिटी का हम मेजर कर सकते हैं टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के जरिए। ठीक है, इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ दैट कमोडिटी, उस कमोडिटी को परचेज करने के पीछे हमने कितने खर्च किए उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। So total expenditure is the product of the price of commodity and the number of units purchased। यानी total expenditure is simple। अगर मैंने 10 पीस खरीदा है और एक पीस का दाम से 20 रुपीस करके है तो मैंने टोटल उसके पीछे कितने खर्च किए, 200 रुपए खर्च किए। यानी क्वांटिटी प्राइस इनटू क्वांटिटी गिव्स मी द टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस मान लो 10 रुपए करके और मैंने 20 यूनिट्स परचेज किए, तो प्राइस इनटू क्वांटिटी गिव्स मी माय टोटल एक्सपेंडिचर। In short, total expenditure is price into quantity, where T is the total expenditure, P is the price, and Q is the quantity. The change in total expenditure brought about by the change in price is directly related to the elasticity of demand। यानी इस कंसेप्ट के हिसाब से मेरे टोटल एक्सपेंडिचर में जो चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन द प्राइस, क्योंकि प्राइस में कुछ चेंजेस आया, उस वजह से अगर मेरे टोटल एक्सपेंडिचर में कुछ चेंज आएगा तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इफ प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, लेस देन यूनिटी यानी लेस देन 1, if price elasticity is less than 1, that is demand is inelastic, the percentage change in the price will exceed the percentage change in the quantity। Price change will then be more influential than the quantity change। यानी price change जो होगा वो ज्यादा influence करेगा compared to the change in quantity। So the total expenditure will change in the same direction as the price change, क्योंकि price influence कर रहा है ज्यादा। क्या हम लोगों ने पढ़ा कि more price change will be more influential than the quantity change। तो price का influence क्योंकि ज्यादा है, total expenditure उसी direction में जाएगा जिस direction में price जा रहा है। यानी अगर price घटा तो मेरा total expenditure जो है वो भी घटेगा। If however price elasticity exceeds unity, पर अगर price elasticity is greater than 1, तब इसका मतलब ये है that percentage change in the quantity will exceed the percentage change in the price। मतलब the quantity change will then be more influenced by the will the quantity change will then be the more influential change। यानी इस बार price का नहीं quantity का influence ज्यादा है। As a result, the total amount spent will change in the same direction as the quantity changes। तो उसके वजह से क्या होगा, टोटल अमाउंट जो हम खर्चा कर रहे हैं will change in the same direction। ये उसी डायरेक्शन में चेंज होगा जिस डायरेक्शन में क्वांटिटी चेंज होगा। That is in the opposite direction to the change in price। And when the price elasticity is unity, the change in price leaves total expenditure on the food unaffected। This is important।
कि जब इस मेथड के हिसाब से जब प्राइस इलास्टिसिटी अगर यूनिटी है यानी 1 है, तो यानी मेरे टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर टेबल से समझते हैं। टेबल में बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ सिचुएशन को। तो यहाँ देखो, प्राइस पर यूनिट जब 6 रुपया था, डिमांड मेरा 10 रुपया था, मेरा टोटल खर्चा होता था 60 रुपया। अभी प्राइस क्या हुआ, प्राइस घट के 5 रुपया हो गया, तो मेरा डिमांड जो है 15 रुपया हो गया, 15 यूनिट्स हो गया, सॉरी 15 यूनिट्स हो गया। मेरा खर्चा हो गया कितना, 75। फिर प्राइस घट के 4 रुपया हो गया, मेरा डिमांड और बढ़ गया, 20 हो गया, मेरा टोटल एक्सपेंडिचर 80 हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ, अगर मैं इसको थोड़ा सा अपने भाषा में थोड़ा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करूं, तो जब प्राइस घटता है कोई चीज का, ठीक है, 6 से 5, नॉर्मल पर्सन सेगा कि अरे प्राइस घट गया, चलो अब खर्चा कम हो जाएगा। नॉर्मल सिंपल लॉजिक, मैं टेक्निकल भाषा में नहीं जा रहा हूँ किताब की, एकदम सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ। 6 से दाम घट के 5 हो गया, 5 से घट के 4 हो गया। लॉजिक क्या बोलता है कि जब प्राइस किसी चीज का घटा यानी हमारा खर्च कम हो गया, पर सामने आके जब देखते हैं कि प्राइस घटने के बाद हमारा खर्च एक्चुअली कम नहीं हुआ, ये उल्टा बढ़ गया, यानी मेरा जो एक्सपेक्टेशन, जो मेरा नॉर्मल लॉजिक है, उससे उल्टा कुछ हो गया। तो इफ समथिंग हैपेंस बियॉन्ड माय नॉर्मल लॉजिक, यानी इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन। ठीक है, अगर मैं उल्टा देखूं, अगर 5 रुपए से बढ़ के 6 रुपया हो गया, तो नॉर्मल लॉजिक क्या बोलेगा कि दाम बढ़ गया यानी खर्चा बढ़ गया। तो दाम बढ़ गया और खर्चा बढ़ जाना चाहिए था, पर यहाँ पर खर्चा घट गया, यानी लॉजिक से उल्टा। तो लॉजिक से उल्टा अगर कुछ भी हो जाए, यानी इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। तो हम लोग के किसको प्राइम फोकस पे रख रहे हैं, हम लोग प्राइस को प्राइम फोकस पे रख रहे हैं। ठीक है, सेकंड केस, यहाँ पर 6 था तो 10 पीस लेते थे, 5 है तो 12 पीस लेते हैं, 4 है तो 15 पीस लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे टोटल एक्सपेंडिचर पे, यानी इक्वल टू 1। यहाँ पर 6 था तो 10 पीस लेते थे, 60 रुपए खर्च होते थे। अभी क्या हुआ, दाम घट के 5 रुपया हो गया, तो मेरा नॉर्मल लॉजिक बोलेगा क्योंकि प्राइस कम हो गया, खर्चा भी कम होना चाहिए, क्वांटिटी को इग्नोर करो, प्राइस कम हो गया, खर्चा कम होना चाहिए। क्या खर्चा कम हुआ? यस, खर्चा कम हुआ। फिर 5 से घट के 4 हो गया, क्या खर्चा कम हुआ? हाँ, खर्चा कम हो गया। तो यानी जब सिचुएशन मेरे नॉर्मल लॉजिक से चले, तो वहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन, यानी जहां पर मेरा नॉर्मल लॉजिक काम करे वहां पर लेस देन 1, जहां नॉर्मल लॉजिक से उल्टा हो जाए ग्रेटर देन 1, और जहां पर खर्चा में कोई चेंजेस नहीं आया इक्वल टू। सिंपल। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहा है, इफ टोटल एक्सपेंडिचर वेरीज इनवर्सली विद द प्राइस चेंज, यानी अगर टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो प्राइस चेंज से उल्टा वेरी करता है, इनवर्सली विद द प्राइस चेंज, द डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक। यानी वही देखो जो मैंने बताया, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है विद द प्राइस चेंज। ठीक है, यानी प्राइस घट रहा है बट टोटल एक्सपेंडिचर मेरा बढ़ जा रहा है, यानी मेरे नॉर्मल लॉजिक से उल्टा चल रहा है। प्राइस घट गया तो मेरा लॉजिक बोलता है एक्सपेंडिचर घटना चाहिए, पर यहाँ पर जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो इनफैक्ट बढ़ गया। तो उल्टा क्या हो गया, क्योंकि मेरे नॉर्मल लॉजिक से उल्टा चल रहा है, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। If the total expenditure of the commodity remains same as before and after the change in price, then demand is unitary elastic. And if total expenditure on the commodity increases with the increase in price and decreases with the decrease in price, यानी एकदम मेरा नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से चल रहा है, total expenditure on the commodity increases with the increase in its price and decreases with the decrease in its price, then the commodity is relatively inelastic. यानी जहां पर नॉर्मल लॉजिक से चले इनइलास्टिक, जहां पर कोई फर्क ना पड़े यूनिटरी इलास्टिक, और जहां पर नॉर्मल लॉजिक का उल्टा हो, ये हो गया हम लोग का रिलेटिवली इलास्टिक, यानी इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1।
तो क्या बोल रहा है, the above mentioned three cases of price elasticity of demand can be made more clear through the following line. तो यहाँ पर जब फ्लैटर कर्व है इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, जब एकदम स्ट्रेट हो गया EP इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर थोड़ा सा स्टीप हुआ तो लेस देन 1। क्लियर? अब आगे चलते हैं हम लोग। ये फिगर में हम लोग क्या देख सकते हैं, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन ABCD is the total outlay curve, that is expenditure curve, which has three different shapes indicating three different cases of price elasticity. In the AB part of the curve, AB यानी जहाँ पे elasticity is greater than 1, मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। ये है हमारा AB, ये C और ये D। तो बोल रहा है इन द AB पार्ट ऑफ द कर्व द प्राइस एंड टोटल आउटले आर इनवर्सली रिलेटेड। तो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग यानी इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। सो द प्राइस इलास्टिसिटी हियर विल बी ग्रेटर देन 1 इन BC पार्ट, जो एकदम स्ट्रेट हो रहा है। यहाँ पे BC पार्ट में क्या हो रहा है, द टोटल आउटले रिमेन्स अनअफेक्टेड इवन व्हेन द प्राइस इज चेंजिंग। प्राइस देखो ऊपर जाए या प्राइस नीचे जाए, इसका टोटल एक्सपेंडिचर मेरा वही रह रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द पार्ट विल बी इक्वल टू 1। अब जो CD वाला पार्ट है उसमें क्या देख रहे हैं कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो CD is the last part of the curve. It indicates the movement of price and total expenditure in the same direction. The value of price elasticity here is less than 1. तो यहाँ पर इसलिए elasticity जो है वो less than 1। अब नोट क्या करना है, note that total expenditure method does not measure value of price elasticity exactly. ये important। हम लोग जब परसेंटेज मेथड करते थे तो वहां पर एक एग्जैक्ट आंसर आता था हमारे पास कि प्राइस इलास्टिसिटी 0.3 है कि 0.4 है, क्या है। वी यूज्ड टू गेट अ डेफिनेट आंसर। पर यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड साफ साफ बोल रहा है कि हम आपको वैल्यू नहीं बता रहे, हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि इलास्टिसिटी ज्यादा है, इक्वल टू 1 है या लेस देन 1। ओनली 3 सिचुएशंस बता रहे हैं। वी आर नॉट कैलकुलेटिंग एंड गिविंग यू द वैल्यू ऑफ द इलास्टिसिटी, but it only indicates the 3 broad cases। वो खाली 3 broad cases को indicate करता है। Total expenditure method is based on the assumption of law of demand, that is inverse relation between the price and demand। तो ये total expenditure method जो है law of demand के हिसाब से बनाया हुआ। Number 3, when the percentage change in price and percentage change in total expenditure are equal, then the value of price elasticity of demand will be 0। ठीक है, वैल्यू वहां पर 0 आएगा। दिस इज बिकॉज इन दैट सिचुएशन देयर विल बी नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। रिमेंबर व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड परसेंटेज चेंज इन डिमांड आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड विल बी इक्वल टू 1। तो बोल रहा है जब भी परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड परसेंटेज चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पर प्राइस और क्या है टोटल एक्सपेंडिचर, तो जब प्राइस में जो परसेंटेज चेंज है और टोटल एक्सपेंडिचर में जो परसेंटेज चेंज है ये दोनों इक्वल है, तो वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर डिवाइड नहीं करते, ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं हम माइनस करते हैं, लॉजिक माइनस वाला है, इसीलिए 0 हो जाएगा। बट वही चीज अगर हम परसेंटेज मेथड में जाए, जब दोनों इक्वल हो जाता है, when the percentage change in price and percentage change in demand are equal, then the value of price elasticity will be equal to 1। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। Price of a commodity falls from 10 to 8, तो percentage drop in price कितना हो गया, 20%। As a result, the demand rise from 80 units to 100 units। तो demand 80 यूनिट से बढ़ के 100 यूनिट्स हो गया, यानी राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया, 25% हो गया। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय टोटल एक्सपेंडिचर में। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से अगर हम जाएं तो क्या होगा, 10 रुपया में हम 80 पीस खरीदते थे, यानी 800 रुपया खर्च करते थे।
₹8 में हम 100 पीस खरीद रहे हैं तो अभी भी हम ₹800 खर्च कर रहे हैं। तो total expenditure is same, so price elasticity according to total expenditure method, elasticity is equal to 1. So there is no change in the amount of total expenditure when the price falls from 10 to 8 and the price elasticity of demand will be equal to 1. ये किस मेथड से है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से। और वही अगर हम परसेंटेज मेथड से इसको कैलकुलेट करें तो ये आएगा 25 डिवाइड बाई 20, ठीक है, यानी 1.25 विल बी माई परसेंटेज। अगर परसेंटेज मेथड से जाए तो 1.25 विल बी माई प्राइस इलास्टिसिटी। तो यही डिफरेंस है कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बिल्कुल अलग है एंड प्राइस इलास्टिसिटी या परसेंटेज मेथड वाला जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि इस दोनों को हम अलग समझे, इसको कंफ्यूज ना करें कि आंसर सेम आएगा। फिर हम लोग आ जाते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड, ठीक है, ज्योमेट्रिकल और पॉइंट मेथड। व्हेन द प्राइस चेंज इज वेरी स्मॉल, a geometrical method or geometric method can also be used to measure the price elasticity. पर कब? जब प्राइस चेंज बहुत स्मॉल हो। देखो साफ साफ बोल दिया, when the price change is very small, then we will use geometrical method. A geometrical method can also be used to measure price elasticity. Suppose that demand curve is a straight line, that is linear demand curve as shown in figure 3.1. अभी हम लोग देखेंगे, having intercept P and B on the price axis and quantity axis respectively. ठीक है, डायग्राम कहाँ पर है, किस तरह से कुछ बनाया हुआ है, ये P और ये B. According to this method, elasticity of demand on any point on the straight line demand curve, यानी किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इसका इलास्टिसिटी निकालना है, फॉर एग्जांपल अलग अलग पॉइंट्स में ले रहा हूं, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर इसका इलास्टिसिटी अगर मुझे निकालना है, is measured by dividing the lower segment of the demand curve by the upper segment. देखो सिंपल एकदम फॉर्मूला है, lower segment by upper segment of the demand curve. सपोज मैं ये वाला पॉइंट लेता हूं, दिस पॉइंट, तो यहाँ पर पॉइंट के नीचे कितना है, ये ऑलमोस्ट एक मिड पॉइंट के जैसा है, तो पॉइंट के नीचे 2 है, पॉइंट के ऊपर 2 है, तो लोअर सेगमेंट बाई अपर सेगमेंट इज इक्वल टू, अगर इसका मैं बात करूं तो पॉइंट के नीचे 1 है और ऊपर में 3 है, तो 1/3 यानी लेस देन 1, 1/3 इज लेस देन 1। इसका लूं तो पॉइंट के नीचे 0 है, ऊपर में 4 है, तो 0/4 इज इक्वल टू 0। इसका मैं बात करूं तो नीचे में 3 है, ऊपर में 1 है, तो 3/1 इज 3, दैट इज ग्रेटर देन 1। और इसका बात करूं तो नीचे में 4 है और ऊपर में 0, तो 4/0 इज इंफिनिटी। मैं पॉइंट्स का बात कर रहा हूं, जैसे इस पॉइंट पे नीचे में 2 पॉइंट है, ऊपर भी 2 पॉइंट है, 2/2 इज 1। यहाँ पर क्या होगा, नीचे में 1 पॉइंट है, ऊपर में इसको छोड़ के ऊपर में 1 2 3, 1 2 3 3 पॉइंट है, 1/3, तो लेस देन 1। इसको लूंगा तो नीचे में 0 है और ऊपर में 4 है, तो 0/4 इज 0। इसको लेंगे तो नीचे में 3, ऊपर में 1, तो 3/1 इज 3 व्हिच इज ग्रेटर देन 1। और यहाँ पर नीचे में 4, ऊपर में 0, तो 4/0 इज इंफिनिटी। इस तरह से क्या होता है, ज्योमेट्रिक मेथड से हम किसी भी स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व में अलग अलग पॉइंट्स पे उसका इलास्टिसिटी निकाल सकते। क्लियर? यही चीज वो लोग इससे समझाया है। देखो ये जो ग्राफ दिख रहा है सामने जो मैंने बना के दिखाया, तो ये जो पॉइंट है इसमें इक्वल टू 1, यहाँ पर लेस देन 1, यहाँ पर 0, यहाँ ग्रेटर देन 1 और यहाँ पर इंफिनिटी। So nothing more to understand, इतना ही समझना था। फिर हम लोग आ जाते हैं आर्क मेथड। आर्क मेथड क्या है? Arc method is defined as the price elasticity of demand between the 2 points on the demand curve. यानी अभी तक जब हम कर रहे थे परसेंटेज मेथड जो कर रहे थे, तो वहां पर डिमांड कर्व के किसी एक पॉइंट पे वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट इलास्टिसिटी।
एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ज्योमेट्रिक मेथड हम लोगों ने किया, तो हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलास्टिसिटी ढूंढ रहे थे कि लोअर सेगमेंट बाई अपर सेगमेंट। इस बार हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ढूंढ नहीं रहे, बिटवीन द टू पॉइंट्स ढूंढ रहे, किसी कर्व में, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द डिमांड कर्व, आर्क इलास्टिसिटी रिलेट्स टू स्ट्रेच ओवर डिमांड कर्व। अकॉर्डिंग टू वॉटसन, आर्क इलास्टिसिटी is the elasticity at midpoint of an arc, यानी पूरे आर्क का मिड पॉइंट पे क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। Likewise, in the words of Lefkovitz, when elasticity is computed between two separate points on the demand curve, the concept is called in arc elasticity. यानी जब भी इलास्टिसिटी हम कंप्यूट करते हैं between two separate points on the demand curve, तो उस कंसेप्ट को हम लोग आर्क इलास्टिसिटी बोलते हैं। This method of measuring elasticity of demand is known as average elasticity. इसको हम लोग average elasticity method भी बोलते हैं। This method we use price 1 plus price 2 by 2। देखो डिफरेंस क्या है, ध्यान से समझना। पुराना जो फॉर्मूला था उसमें हम क्या करते थे, चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, ये करते थे। सेम फॉर्मूला है, बट यहाँ पर अप्लाई क्या होगा, यहाँ पर एवरेज आ जाएगा, यानी P1 प्लस P2 दोनों प्राइस का एवरेज कर देंगे बाई 2, और यहाँ पर क्वांटिटी में भी Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। तो ये नया फॉर्मूला आ गया। पुराना फॉर्मूला में क्या ऐड हो गया, बस ये वाला पोर्शन ऐड हो गया। ठीक है, हम लोग इस बार ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी नहीं लेके एवरेज प्राइस और एवरेज क्वांटिटी लेते हैं, इसीलिए हम लोग इसको एवरेज इलास्टिसिटी मेथड भी बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ब्रोमल, आर्क इलास्टिसिटी इज द मेजर ऑफ एवरेज रिस्पॉन्सिवनेस टू प्राइस चेंज exhibited by demand curve over some finite stretch of the curve. A simple example given in the following table will differentiate between point and arc elasticity. Calculating ED in two directions from A to B and from B to A gives the following value of elasticity. अब ये एग्जांपल में देखिए क्या है, प्राइस जो था पहले जब 4 रुपया था तो क्वांटिटी डिटरमाइन होता था 5, यानी 5 पीस बिकता था। आज क्या है, जब प्राइस घट के 2 रुपया हो गया, क्वांटिटी डिमांड 10 हो गया। तो पॉइंट ए जो मेरा है वो क्वांटिटी और प्राइस, पॉइंट ए यानी जब 4 रुपया था तो मेरा 5 यूनिट्स बिकता था। अब जब घट के 2 रुपया हो गया तो मेरा 10 यूनिट बिकता। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस फॉल कितना हुआ, 4 का 2 आधा हो गया, यानी 50% फॉल हुआ। डिमांड 5 का सीधा 10 डबल हो गया, यानी 100% प्राइस हुआ। ठीक है, तो अगर मैं परसेंटेज मेथड से जाऊं तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दिस विल गिव मी 2। तो ये कौन से मेथड से है, परसेंटेज मेथड जो हमने शुरू में सीखा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं आर्क मेथड। तो आर्क मेथड में क्या होगा, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ, 5 का 10 हुआ, बाय चेंज इन प्राइस, ठीक है, इनटू एवरेज प्राइस बाय एवरेज क्वांटिटी। तो एवरेज प्राइस हो गया 4 प्लस 2 6 बाई 2 इज 3, एंड एवरेज क्वांटिटी हो गया 10 प्लस 5 15 डिवाइड बाई 2 7.5। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करूं तो 5 into 3 is 15, और ये 2 into 7.5 is also 15। तो आर्क मेथड से मेरा आंसर कितना आएगा, 1, जबकि परसेंटेज मेथड से मेरा आंसर कितना आ रहा था, 2। क्यों, क्योंकि वहां पर हमने ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी लिया। यहाँ पर क्योंकि हमने एवरेज प्राइस और एवरेज क्वांटिटी लिया, मेरा आर्क इलास्टिसिटी इज कमिंग 1। ठीक है, और अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से जाऊं तो 4 5 are 20, पहले भी 20 रुपया खर्च होता था, आज भी 20 रुपया खर्चा हो रहा है, तो ये मेरा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से भी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर आ रहा है, जो मैंने पहले ही आप लोगों को समझा दिया। ठीक है,
अब यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स के यहाँ पर लिस्ट दिए हुए हैं कि किस आइटम का प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा। पूरा लिस्ट तो मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं गिने चुने कुछ आइटम बता रहा हूँ ताकि क्लियरिटी आ जाए। जैसे मान लो एयर कंडीशनर थोड़ा लग्जरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट में आ जाता है तो रिलेटिवली इलास्टिक। राइस इन बंगाल, बंगाल में राइस इज अ बेसिक फूड आइटम तो इनइलास्टिक होगा। ईटिंग इन 5 स्टार रेस्टोरेंट, ये भी एक तरह से लग्जरी थोड़ा हो गया हमारे लिए। मैंने मतलब ये मत सोचना कि किसी को स्पेसिफिक हिंट करके बोला जा रहा है, यहाँ पर जनरल लेवल पे बात हो रहा है। तो ज्यादातर लोगों के लिए आमतौर पर 5 स्टार होटल में खाना इज अ लग्जरी। तो वहां पर क्या हो गया, वहां पर क्या हो जाएगा, डिमांड थोड़ा इनइलास्टिक हो जाएगा, सॉरी इलास्टिक हो जाएगा। फिर ओपियम, तो ओपियम जो है ये क्या है, ये हैबिचुअल नेसेसिटी हो जाता है, जो लोग एडिक्टेड है उसके लिए, तो इसका डिमांड इनइलास्टिक हो जाता है। ठीक है, सॉल्ट, सॉल्ट का डिमांड क्या हो जाएगा, इनइलास्टिक हो जाएगा। इट इज एन इसेंशियल आइटम। टाटा सॉल्ट रिलेटिवली इलास्टिक। टाटा सॉल्ट अगर बात करें तो इलास्टिक है, क्योंकि हम टाटा से कैप्टन कुक में या किसी और ब्रांड में शिफ्ट हो सकते हैं। पर नॉर्मल अगर सिर्फ सॉल्ट एज अ कमोडिटी का बात करें तो उससे हम लोग जरूरी है, तो वहां पर इनइलास्टिक है। न्यूज़पेपर जरूरी है, इनइलास्टिक। मिल्क जरूरी है, इनइलास्टिक। कार लग्जरी आइटम्स है, इलास्टिक। रेफ्रिजरेटर थोड़ा सा इलास्टिक, एकदम लग्जरी भी नहीं है पर ये इसेंशियल भी नहीं है, बिना रेफ्रिजरेटर के भी गुजारा हो सकता है। शुगर इनइलास्टिक, मैच स्टिक इनइलास्टिक। तो ये सारे जो है ना केसेस, ये सब क्या हो गए, हम लोग डिसाइड करेंगे कि अगर वो थोड़ा लग्जरी काइंड ऑफ आइटम है जिसके बिना भी गुजारा हो सकता है तो वो इलास्टिक, और जो इसेंशियल कमोडिटीज है वो इनइलास्टिक। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे तो थोड़ा सा बचा है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। आई होप यहाँ तक एकदम क्लियर है सबको। चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।